Hi guys, welcome back to my YouTube channel DU Scholars. So today in this video we'll be covering about RCM की सारी services and goods that are covered under reverse charge mechanism concept. I have already covered chapter यूनिट 1 के सभी चैप्टर्स. यूनिट 2 के 2 चैप्टर्स आर ऑलरेडी कवर्ड. आई थिंक चैप्टर 4 and 5 and 6 is there in अपना फर्स्ट यूनिट. आफ्टर दैट 7, 8, 9 इज़ ऑल्सो इन यूनिट 2 ओनली. बट क्योंकि जो हमारा चैप्टर 5 था लेवायन कलेक्शन, उसमें 9.3 की बात हुई थी. सेक्शन 9.3 और 9.4 ये दो सेक्शन थे जो RCM को बेसिकली RCM की सर्विसेज एंड गुड्स को कवर करते हैं. और आई थॉट कि वहाँ पर मैंने सारा कॉन्सेप्ट RCM का एक्सप्लेन किया ही था अलॉन्ग विद FCM का एंड कलेक्शन का. तो मैंने कहा ये साथ में हो जाएगा. दैट्स वाई आई एम पोस्टिंग दिस वीडियो राइट नाउ. वैसे एज़ पर सिलेबस एंड गाइडलाइंस दिस कम्स अंडर यूनिट 3 एंड इसलिए मैं आपको पहले बता रही हूँ कि ये यूनिट 3 का पार्ट है. पर कॉन्सेप्ट वाइज ये यूनिट चैप्टर 5 के बाद ये होना चाहिए. ठीक है, तो उस फ्लो में जाने के लिए आई एम पोस्टिंग दिस वीडियो पहले. ठीक है, तो RCM की सर्विसेज क्या होती है, RCM का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैंने आपको एक बहुत बार ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ. एक बार फिर से बता देती हूँ RCM का मतलब क्या होता है. RCM इज़ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, राइट. तो RCM में क्या होता है कि जैसे नॉर्मल जो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होती है जिसको हम FCM बोलते हैं, उसमें क्या होता है, एक सप्लायर होता है, बीच में हमारा गवर्नमेंट आता है, सॉरी एक हमारा रेसिपिएंट आता है और यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट आती है. ठीक है, तो जो सप्लायर होता है वो अपना जो भी सेल करता है वो रेसिपिएंट को करता है. और अगर ये रजिस्टर्ड होगा तो ये GST भी कलेक्ट करेगा रेसिपिएंट से. ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी कॉस्ट थी 100 रुपीज़ और उसने अपने उसके ऊपर GST लगाया 18 रुपीज़, तो 118 रुपीज़ का वो पेमेंट लेगा रेसिपिएंट से सप्लायर. पर जो 100 रुपीज़ है ये अपने पास रखेगा और जो 18 रुपये उसने लिए हैं वो ये देगा गवर्नमेंट को. ठीक है, तो ये FCM का होता है कि सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू गिव दी GST का पेमेंट टू द गवर्नमेंट. बट कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें सप्लायर गवर्नमेंट के साथ डील नहीं करता है, सिर्फ रेसिपिएंट डील करता है. रेसिपिएंट डायरेक्टली डील करता है गवर्नमेंट से अपना टैक्स पेमेंट करने के लिए. तो ऐसे कौन कौन से केसेस होते हैं हम इसके बारे में समझेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. पहले तो इंट्रोडक्शन. liability of payment of is imposed on the supplier of goods and services. The supplier transfers the burden of tax to the recipient and in the other words supplier acts as intermediary who recovers tax from recipient and makes the payment to the government. ये मैंने आपको बता दिया, ये FCM की बात हो रही है. ये सारी FCM में नॉर्मल जो सर्कमस्टांस होता है. But in certain cases, although it is possible, but it is inconvenient for government for collection of tax from supplier. उसका एग्जांपल दे दिए कैसे कैसे इनकन्वीनियंट हो सकता है. सो अंडर दिस सर्कमस्टांस इफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स इज शिफ्टेड फ्रॉम सप्लायर टू रेसिपिएंट, द कलेक्शन मैकेनिज्म विल बी फास्टर एंड कन्वीनियंट बाय अवॉइडिंग सच लीकेज ऑफ टैक्स रेवेन्यू. So there are also cases with numerous suppliers or service providers to one consolidated recipient. Now in this case also tax may be collected from receiver instead of collecting from the scattered supplier. मतलब जो इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया उसके बारे में रेफरेंस में बता रहे हैं, बट उसका मतलब यही है कि वो रेसिपिएंट से कलेक्ट करना तो उनके लिए कन्वीनियंट ज़्यादा होगा. द सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंश्योरेंस एजेंट टू द इंश्योरेंस कंपनीज इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ दिस रिगार्ड. ये वन ऑफ द एग्जांपल है RCM सर्विस की, इंश्योरेंस सर्विसेज. Services supplied by lakhs of insurance agent to companies. The shifting of liability to pay directly to by the recipient to the government will ensure smooth functionality. ठीक है, this is technically termed as reverse charge mechanism. ठीक है, ये RCM का उन्होंने कॉन्सेप्ट बता दिया. दिस चैप्टर अटेम्प्ट्स टू एनालाइज द लीगल प्रोविजंस रिलेटिंग टू RCM. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म FCM RCM ये आप लर्न कर लेना, मीनिंग वही है. एग्जाम्पल है ये फॉरवर्ड और रिवर्स में डिफरेंस है, ये भी रीड कर लेना, अगर आना होएगा क्वेश्चन तो आ सकता है. ठीक है, उसके बाद मिसलेनियस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. एक्सपेंडेड स्कोप इन GST लॉ. स्कोप ऑफ RCM इज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड गुड्स इन दैट मे बी नोटिफाइड इवन इफ सप्लायर इज रजिस्टर्ड. नो पार्शियल रिवर्स चार्ज इन सर्विस टैक्स. देयर वाज अ स्कीम ऑफ पार्शियल रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑफ जॉइंट चार्ज ऑन सप्लायर. ये सर्विस टैक्स का पार्ट है. इन GST कॉन्सेप्ट हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड इट और नॉट इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर. RCM का ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट जो RCM का टैक्स यू पे
आप पेमेंट करते हो वो ATU में इंक्लूड नहीं होता है. डज नॉट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई इन विच टैक्स इज लेवाइड अंडर RCM. इट मीन्स दैट सप्लाईज ऑन विच RCM इज एप्लीकेबल वुड बी इंक्लूडेड इन टर्नओवर ऑफ सप्लायर एंड नोट इन द टर्नओवर ऑफ रेसिपिएंट. ये चीज़ याद रखना, ये आगे भी बहुत जगह काम आएगी. जो RCM के अंदर रेसिपिएंट ने टैक्स पे करा होगा तो वो ATU जो होएगा टर्नओवर सप्लायर का ही होगा, रेसिपिएंट का टर्नओवर नहीं काउंट होगा, ये बोल रहे हैं वो. ठीक है. कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे अंडर RCM आर रिक्वायर्ड टू बी कंपल्सरी रजिस्टर्ड. मैंने रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में भी कवर किया था आपके साथ. 24 में आते हैं ये कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. Concessional composite rate not applicable. The composition supplier being recipients of supplies of which tax is payable on RCM will have to remit tax at the applicable rate and not concessional composition tax rate. मतलब जो composition supplier होते हैं, जैसे उसमें हमने लास्ट वीडियो में ही बात करी composition levy स्कीम की सेक्शन 10 की जो composition supplier होते हैं उनको एक फिक्स्ड रेट दिया हुआ, जैसे 1% ऑफ टोटल टर्नओवर या जो भी है, सर्विसेज है तो 6% ऑफ टोटल ऑफ द टर्नओवर. तो ऐसे उनको कंसेशनल रेट दे रखे हैं टैक्सेस के. तो अगर वही जो कॉम्पोजिशन वाला टैक्स पेयर है वो अगर RCM में टैक्स पे तो वो उसके लिए ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है. वो वही वाले टैक्स पे पेमेंट करेगा जो RCM पे उसके लिए बनता है, ओरिजिनली बनता है. उसमें ये जो उनको कंसेशन मिला हुआ है ये चीज़ उसमें एप्लीकेबल नहीं है. ये चीज़ वो बोलना चाह रहे हैं. ठीक है. डिटेल ऑफ इनवर्ट सप्लाई. एवरी पर्सन लाइबल टू पे टैक्स अंडर RCM इज़ रिक्वायर्ड टू फर्निश डिटेल ऑफ इनवर्ट सप्लाई. उनको परचेज़ की डिटेल सारी देनी पड़ती है. इशूअर ऑफ इनवॉइस. द रेसिपिएंट ऑफ पेइंग टैक्स ऑन RCM बेसिस अकाउंट ऑफ इफेक्टिव इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन शुड इशू इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन्वर्टेड. मतलब जो उसने RCM के बेसिस पे टैक्स दिया होगा तो एक तरह से इनवॉइस वही रेज करता है जो टैक्स पेमेंट करता है टू द गवर्नमेंट. तो इसमें टैक्स पेमेंट कौन कर रहा है? जो रेसिपिएंट है. तो इनवॉइस कौन रेज करेगा? जो रेसिपिएंट है वो. फिर इसीलिए टैक्स पेमेंट और टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है क्योंकि वो रजिस्टर्ड भी होगा. तो ये ऐसे कॉन्सेप्ट उसका फ्लो ऑफ चेंज चलता है. पेमेंट ऑफ वाउचर. द रेसिपिएंट पेमेंट ऑफ पेइंग टैक्स ऑन RCM शुड इशू अ पेमेंट वाउचर एट द सेम टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट टू द सप्लायर. तो वो इनवॉइस भी इशू करेगा और वो पेमेंट वाउचर भी इशू करेगा. ठीक है. इनवॉइस ऑफ मोड ऑफ पेमेंट अंडर RCM should be paid by cash only and it means it will be paid through electronic cash ledger only. चैप्टर 11 में पेमेंट ऑफ टैक्सेस में है, इसका रीज़न उसमें हम देखेंगे क्यों. ठीक है. टैक्स इनवॉइस बाय रेसिपिएंट. ठीक है, बता दिया. प्रोविजंस 9(3) एंड 9(4) है. ये बिल्डर वाला केस है, ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एट दिस लेवल बिकॉज ये थोड़ा एडवांस चला जाता है, बट हम सिर्फ रीड कर लेंगे इसको. 9(3) में हमारी गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं, ये हम देख लेते हैं. तो 9(3) इन्होंने डिस्कस किया है. नोटिफाइड गुड्स. गुड्स कौन से हैं? कैश्यू नट, नॉट शेल्ड और पील्ड. एग्रीकल्चरिस्ट. अगर इसको ना आप ऐसे हेडिंग की तरह ही याद रखना, और जब भी आप केस स्टडी सॉल्व कर रहे होगे RCM की, देन यू हैव टू गेट आंसर टू 3 क्वेश्चंस. कौन सा? सप्लायर कौन है उस सर्विस का, रेसिपिएंट कौन है, एंड विच सर्विस यू आर प्रोवाइडिंग. ये 3 क्वेश्चन का आंसर जब इससे मैच होगा देन ओनली दैट सर्विस कैन बी कवर्ड इनटू RCM, वरना FCM ही होगी हर टाइम. ये तीनों का आंसर आपको इसके बेसिस पे चेक करना है. एक भी मिसमैच होगा देन योर सर्विस वोंट बी काउंटेड एज RCM. ठीक है. तो ये बहुत बेसिक है, और इसको ना हम जब केस स्टडी सॉल्व करते हैं हम कई बार भूल जाते हैं इस चीज़ को. हम एक चीज़ देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमने सिर्फ कैश्यू नट्स देखे, ये नहीं देखा कि उसका सप्लायर एग्रीकल्चरलिस्ट है भी या नहीं. फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी ने कैश्यू नट्स सेल करे, दैट वोंट बी कमिंग अंडर RCM. ठीक है. वो वहाँ पे कंपनी ही टैक्स पे करेगी. दैट उसमें एग्रीकल्चरलिस्ट, क्योंकि एग्रीकल्चरलिस्ट आर एग्जम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन. हमने ये पहले ही देखा था, एग्रीकल्चरलिस्ट एग्जम्प्ट होते हैं, एग्रीकल्चर सर्विस ही एग्जम्प्ट होती है. तो दे डोंट गेट एनी रजिस्ट्रेशन नहीं लेते तो वो टैक्स भी नहीं पेमेंट कर सकते. तो इसलिए उनको एग्जम्प्ट किया हुआ है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी एग्रीकल्चरल सप्लाई हैं टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन, वो किसी भी रेसिपिएंट को दे रहे होंगे, तो किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे होंगे. माइंड दैट यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन लिखा है, अनरजिस्टर्ड के साथ ये टैक्सेबल सप्लाई ही नहीं बनती. ठीक है. आप रजिस्टर्ड पर्सन के साथ अगर एग्रीकल्चरलिस्ट डील कर रहा है तो उस केस में ये तीनों चीज़ें कोई भी तीनों चीज़ें में से दे रहा होगा, तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है दैट पर्सन विल पे टैक्स अंडर RCM. ठीक है.
थर्ड ए सीरियल नंबर सेज कि एसेंशियल ऑयल्स जैसे पेपरमिंट, अदर मिंट, स्पेयरमिंट, वाटरमिंट ऑयल, हॉर्समिंट, bergamot ऑयल, पेंथा, एनवेनिस, ये जो भी सारे ऑयल्स हैं, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन और कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन के बीच में अगर डील हो रही होगी, सप्लायर विल बी अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड रेसिपिएंट विल बी एनी रजिस्टर्ड पर्सन, तो वो RCM में कवर होगा एंड दैट रजिस्टर्ड पर्सन विल पे टैक्स अंडर RCM. ठीक है. सिल्क यार्न, पर्सन मैन्युफैक्चरिंग silk yarn from raw silk or silkworm to any registered person, then registered person will pay tax under RCM. raw cotton, एग्रीकल्चरिस्ट वाला आ गया. फिर से सप्लाई ऑफ लॉटरी, स्टेट गवर्नमेंट ओनली, ये इंपॉर्टेंट है. अगर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी और लोकल अथॉरिटी वाली देरी होगी टू एनी लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर, माइंड दैट ये डिस्ट्रीब्यूटर की बात हो रही है, कस्टमर की बात नहीं हो रही. जब स्टेट गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट, इसमें इवन सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं दिया, आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट की होती नहीं है, आई डोंट नो. बाकी 1 सेकेंड. लोकल अथॉरिटी अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहा होगा, लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर को जब सप्लाई कर रहा होगा लॉटरी, तभी वो RCM में कवर होएगी. अगर डिस्ट्रीब्यूटर आगे कस्टमर को दे रहा होगा, वो RCM में कवर नहीं होगी. दिस डिस्ट्रीब्यूटर विल पे टैक्स ओनली. ठीक है. उसके बाद यूज व्हीकल, सीज्ड, कॉन्फिस्केटेड गुड, ओल्ड एंड यूज गुड, वेस्ट, स्क्रैप एट्सेट्रा प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट. अब देखो यहाँ पे इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट मेंशन किया है, ऊपर नहीं किया है, तो आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी को दे रही होगी तो वो RCM में नहीं होता होगा. मे बी दैट वुड बी एन वन ऑफ द इंटरप्रिटेशन. ठीक है. तो रजिस्टर्ड पर्सन को वो दे रहा होगा, तो फिर से रजिस्टर्ड पर्सन विल पे टैक्स अंडर GST RCM. प्रायोरिटी सेक्टर लीडिंग सर्टिफिकेट, lending certificate from any registered person to any other registered person, then other registered person will pay tax. And metal scrap, any unregistered to registered, तो registered will pay tax under RCM. तो this is covered. थोड़ी सी हैं गुड, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है. इंपॉर्टेंट आर सर्विसेज कौन कौन सी है. सो मैंने इसके जो नोट्स बनाए हैं विल सी वहाँ से, क्योंकि यहाँ पर ना इट्स वेरी मेसी. इन्होंने बताया तो बहुत कुछ है, बट इतना ज़्यादा कवर होता भी नहीं है, और मतलब आपको समझ इजीली इधर से आ जाएगा, या फिर आप इधर से लर्न कर लेना. मैं समझाने के लिए आपको बुक से समझा दूँगी. ठीक है. तो कौन कौन सी सर्विसेज हैं. पहली एजेंसी सर्विसेज. लेट्स सी एजेंसी हमारी कहाँ पर है. इंश्योरेंस एजेंट्स, ये रही. इंश्योरेंस एजेंट्स की सर्विस होएंगी. इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस होएगी. एनी इंश्योरेंस एजेंट गिविंग सर्विसेज, इंश्योरेंस एजेंट की सर्विसेज टू एनी पर्सन कैरिंग आउट इंश्योरेंस बिजनेस लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी. यही बात मैंने नोट्स में भी लिखी है. एनी इंश्योरेंस एजेंट गिविंग सर्विसेज टू एनी इंश्योरेंस कंपनी दैट विल बी कवर्ड अंडर RCM. मतलब द इंश्योरेंस कंपनी विल बी पेइंग टैक्सेज ऑन द टू द गवर्नमेंट ऑन द बेस अंडर RCM. ठीक है. सेकेंड इज रिकवरी एजेंट की सर्विसेज. रिकवरी एजेंट इज गिविंग सर्विसेज किस किस को. बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और NBFC लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी ओनली. तो दैट रिकवरी एजेंट की सर्विसेज विल बी कवर्ड अंडर RCM एंड दिस बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और NBFC विल पे टैक्स अंडर RCM. अगर यहाँ पर मैंने मेंशन किया है आपको, जैसे नोट्स में देख सकते हो, कि अगर यहाँ बैंक की जगह कोई और रेसिपिएंट होगा, फॉर एग्जांपल दैट रिकवरी एजेंट की सर्विसेज आर गिवन टू अ कार डीलर. रिकवरी एजेंट कौन होता है, मतलब जहाँ पर आप जाके फॉर एग्जांपल कोई आपने कार वगैरह किसी को दी थी, उससे रिकवर करना, पैसे लेना, या कोई भी उसकी अगर पैसे नहीं दे रहे, वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है, तो उसकी कार उससे लेकर आना वापस, जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उस केस में दैट सर्विस इज़ नॉट कवर अंडर RCM. बट अगर वो बैंक को दे रहा होगा, अगर बैंक के भी हाफ पे कोई रिकवरी एजेंट जाके ऐसी सर्विसेज दे रहा है, तो वो RCM में कवर होती है एंड बैंक विल पे टैक्स अंडर GST. कार डीलर होगा तो नॉट कवर अंडर RCM एंड दस रिकवरी एजेंट विल पे टैक्स टू द गवर्नमेंट. मतलब जैसे नॉर्मली सप्लायर देता है वैसे देगा. ठीक है. उसके बाद आ गई बिजनेस फैसिलिटेटर टू बैंक की सर्विसेज. बिजनेस फैसिलिटेटर एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स, ये रहे. सर्विसेज बाय बिजनेस फैसिलिटेटर टू अ बैंकिंग कंपनी. बिजनेस फैसिलिटेटर्स होते हैं, जैसे एक तरह से मिनी बैंक्स भी कह सकते हैं इसको, सॉरी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स को मिनी बैंक कहते हैं. बिजनेस फैसिलिटेटर्स दे फैसिलिटेट द बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग अदर एजेंसी सर्विसेज. तो जो बिजनेस फैसिलिटेटर्स होंगे, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर में यही डिफरेंस होता है दैट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स आर मिनी बैंक एंड मतलब वो
लेंडिंग लोन की सर्विस वगैरह छोटी मोटी और सर्विसेज भी दे सकते हैं एक्सेप्ट फॉर एजेंसी सर्विसेज। बट जो बिजनेस फैसिलिटेटर्स होते हैं वो सिर्फ एजेंसी सर्विसेज देते हैं बैंक को। तो जो अगर बिजनेस फैसिलिटेटर बैंक को दे रहा होगा एनी एजेंसी सर्विसेज, देन बैंक विल पे टैक्स। अगर बिजनेस कॉरेस्पेंडेंट बैंक को दे रहा होगा, देन इन दैट केस इट इज़ नॉट कवर्ड। बट यहाँ पर क्या बोला है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को अगर बिजनेस फैसिलिटेटर दे रहा होगा सर्विस, देन इट विल गेट कवर अंडर RCM एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट विल पे टैक्स अंडर RCM। यहाँ पर क्या लिखा है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, देन दैट एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट विल कवर्ड अंडर RCM। यही कि बिजनेस फैसिलिटेटर एक तरह से वही एजेंट ही हो गया ऑफ business correspondent, then it will be covered under RCM. Otherwise, if the business correspondent himself is giving any services to bank, then it won't be covered under RCM, it will cover under FCM only. ठीक है, I hope it is I am clear to all of you. ठीक है, तो agents of business correspondent will be covered, otherwise it won't be covered. अगर रूरल एरियाज में तो वो तो चीज़ एग्जाम्प्ट ही है। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स एंड who are only individual are providing any selling services to bank, NBFC and financial institution are covered under RCM. तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जो बैंक के बिहाफ पर जाके जैसे पॉलिसीज़ वगैरह बेचते हैं या लोन सैंक्शन करवाते हैं, लोगों को बोलते हैं लोन इस बैंक से लो, और ये सब कुछ जो उनके डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स होते हैं बैंक्स के, जो आपके घर आके या फिर किसी भी बेसिस पर आपको लोन की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं या आपसे बात करते हैं, जो भी करते हैं, तो उनको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। सो इफ बैंक इज अपॉइंटेड इंडिविजुअल्स फॉर प्रोवाइडिंग दिस काइंड ऑफ सर्विसेज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स, then that will be covered under RCM. but that individual के अलावा they are any firm is appointed for direct selling any बड़े बैंक की these policies or loans, तो उस केस में that won't be covered under RCM, and that firm or any that other firm or organization that is appointed will be paying tax to the government as per FCM only. बट अगर सिर्फ इंडिविजुअल्स होंगे, देन इट विल बी कवर्ड अंडर RCM, एंड दैट बैंक NBFC और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल बी पेइंग टैक्स अंडर RCM बेसिस। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट इज आर सिक्योरिटी की सर्विसेज। सिक्योरिटी की सर्विसेज सप्लायर कैन बी एनीवन अदर देन द बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा कोई भी सप्लायर होगा, देन इट इज़ कवर्ड। बट अगर बॉडी कॉर्पोरेट कोई रजिस्टर्ड पर्सन को सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा, देन इट वोंट बी कवरिंग अंडर RCM, एंड दैट बॉडी कॉर्पोरेट हिमसेल्फ विल बी पेइंग टैक्स अंडर FCM ओनली। तो सिक्योरिटी वाले का एक बार इसमें यहीं पे लिखा है, सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सिक्योरिटी पर्सोनल। तो सिक्योरिटी पर्सन मतलब गार्ड वगैरह की जो सर्विस होती है, प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। माइंड दैट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन के साथ बात हो रही है। अगर कोई अनरजिस्टर्ड होगी वो टैक्सेबल ही नहीं बनेगा। ठीक है, सो एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू अ रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी विल बी कवर्ड अंडर RCM, एंड दैट रजिस्टर्ड पर्सन विल पे टैक्स अंडर RCM. Director, where is director? This security lending is not in the syllabus. गाइडलाइंस में मैंशनड है. डायरेक्ट सेलिंग एजेंट हो गए, इसमें भी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं, माइंड दैट. इसमें भी फॉर्म्स वगैरह आएंगी तो वो खुद पेमेंट करेंगी. उसके बाद वेयर इट इज़, आर्टिस्ट आर देयर, ट्रिब्यूनल, एडवोकेट्स, GTA, इट्स नॉट देयर. वेयर इज़ डायरेक्टर? ओके, मैं ऐसे बता देती हूँ. सो डायरेक्टर की सर्विसेज, इफ़ दैट डायरेक्टर इज़ गिविंग सर्विसेज टू द कंपनी इन द कोर्स ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट, जिस पे GST नहीं लगता, जो शेड्यूल 3 में कवर होता है, जो हमने शेड्यूल 1, 2, 3 हमने देखा था इन द 4th चैप्टर, सप्लाई के चैप्टर में. तो उसमें दैट डायरेक्टर इज़ अपॉइंटेड बाय कंपनी इन फुल टाइम, और वो एम्प्लॉयमेंट है उसकी. तो वो एम्प्लॉयमेंट जो कंपनी को, उस एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो डायरेक्टर उस कंपनी को पेमेंट सर्विसेज दे रहा होगा, दैट विल बी कवर्ड अंडर
दैट इज़ एग्जाम्प्ट एंड उस पर तो GST लगेगा ही नहीं, तो उसमें RCM का कोई केस ही नहीं आता. बट दैट सर्विस इज़ प्रोवाइडिंग अदर देन इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. फॉर एग्जाम्पल कोई गारंटर की सर्विस दे रहा है, सिटिंग फीस होती है, उन सब पे जो होता है TDS लगता है अंडर सेक्शन 194J. ठीक है, वो TDS लगता है, वो आई थिंक उसमें है अपने इनकम टैक्स का पार्ट है, वो GST का पार्ट नहीं है. बट उसके अंदर जब TDS 194J के हिसाब से वो पेमेंट कर रही होता है उस सर्विसेज पे, देन दैट विल बी कवर्ड अंडर RCM एंड दैट कंपनी विल पे टैक्स ऑन दैट बिहाफ, ऑन हिज बिहाफ. और उसके बाद अगर कोई सर्विस डायरेक्टर इज गिविंग सर्विसेज टू कंपनी ऑन हिज पर्सनल कैपेसिटी, मतलब अपनी मर्जी से दे रहा है, दैट विल बी कवर्ड अंडर FCM ओनली एंड द कंपनी विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टैक्स अंडर RCM. ठीक है, उसके बाद आर्टिस्ट की सर्विस आ जाती है. आर्टिस्ट की तो अभी यहीं पर देखी थी हमने. रेंटिंग रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये री डायरेक्टर भी मिल गई. अब डायरेक्टर, एनी डायरेक्टर और बॉडी कॉर्पोरेट, द कंपनी और द बॉडी कॉर्पोरेट इज लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी. मैंने आपको बाकी भी बता दिया है सीन उसके जिस हिसाब से क्वेश्चंस में आता है, थोड़ा सा ही लिखा था. ये आ गए म्यूज़िक कंपोज़र, आर्टिस्ट एंड फोटोग्राफर्स. तो अगर कोई भी म्यूज़िक कंपोज़र इज़ प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू प्रोड्यूसर, देन इट विल बी कवर्ड अंडर RCM एंड द प्रोड्यूसर विल पे टैक्स अंडर GST. एंड ऑथर के केस में ऑप्शन इज़ गिवन, इफ़ ऑथर डिक्लेयर्स कि मुझे खुद पेमेंट करना है तो वो FCM में पेमेंट करेगा. बट अगर वो डिक्लेयर नहीं करता और वो साइलेंट रहता है, देन इट इज़ पब्लिशर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे टैक्स अंडर RCM बेसिस. ठीक है, उसके बाद आगे स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज. स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज में एनी पर्सन गिविंग स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू बॉडी कॉर्पोरेट, LLP और फर्म. इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, अगर इंडिविजुअल के साथ है तो वो टैक्सेबल में नहीं आता. एनी रजिस्टर्ड पर्सन दैट इज बॉडी कॉर्पोरेट, LLP और फर्म प्रोवाइडिंग स्पॉन्सरशिप सर्विसेज विल बी कवर्ड अंडर RCM एंड द बॉडी कॉर्पोरेट, LLP और फर्म विल बी पेइंग टैक्स अंडर RCM. ठीक है, इसमें थोड़े से एग्जाम्पल दिए हैं तो ये आप देख लेना. उसके बाद शेयर्स की है. शेयर्स में एनी पर्सन लेंडिंग शेयर्स टू एनी अदर पर्सन एज पर सेबी स्कीम्स. कोई सेबी की स्कीम के हिसाब से लेंडिंग ऑफ शेयर्स की सर्विसेज हो रही हैं बिटवीन एनी टू पर्सन, दैट विल बी कवर्ड अंडर RCM एंड दैट रेसिपिएंट वाला पर्सन हु इज गिविंग दैट शेयर्स विल बी कवर्ड अंडर RCM एंड विल बी पेइंग टैक्स ऑन द बिहाफ ऑफ दैट अदर सप्लायर. ओके, उसके बाद RBI की ओवरसीइंग कमेटी की सर्विसेज होती है. जो ओवरसीइंग कमेटी होती है वो यहाँ पर लिखा हुआ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय मेंबर्स of overseeing committee by RBI. Members of overseeing committee instituted by RBI to RBI, then it will be covered under RCM and RBI will pay tax. ठीक है, उसके बाद आ गई एडवोकेट की सर्विसेज. एडवोकेट की सर्विसेज इधर ही मैंने देखा था, गवर्नमेंट की है ये रही एडवोकेट. So services provided by an individual advocate including senior advocate or firm of advocates by directly or indirectly किसको, टू एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन द, मतलब एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट इज गिविंग एनी लीगल सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी. देन उसमें हम दो चीज़ें चेक करेंगे. अगर तो उसका उस बिजनेस एंटिटी का थ्रेशोल्ड इज़ लेस, मतलब उसका टर्नओवर इज़ लेस देन थ्रेशोल्ड, तो वो एग्जाम्प्ट है. But turnover is more than threshold, then it is covered under RCM and that business entity will pay tax on the behalf of अपना advocates. If it is not a business entity, if these services are given to a non-business entity, then it is also exempt. ये चीज़ मैंने पहले भी आई थिंक डिस्कस करी है. और वो किसी और को दे रहा है तो वो भी exempt है, अदर एडवोकेट, then it is also exempt. एग्जाम्पशन के चैप्टर में कवर किया होगा मैंने. ये RCM और एग्जाम्पशन का चैप्टर थोड़ा ओवरलैप करते हैं क्योंकि इसकी सर्विसेज काफ़ी सिमिलर हैं, तो उसको कंफ्यूज नहीं करना कि एग्जाम्प्ट कौन सी है और RCM में कौन सी है, तो आपको लर्न करना पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद आ गया रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज, जो हमने यहाँ पर देखी थी. ये रही रेंटिंग सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग. जो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग होती है वो एक रजिस्टर्ड पर्सन को दोगे तो वो RCM में कवर होगी. अगर अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का मीनिंग मैंने आपको समझाया था, वो आप एक बार पिछली वाली वीडियोस में देख लेना. मैंने उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एग्जांपल लेकर समझाया था. ठीक है, तो अगर तो कोई और इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की बात हो रही है, बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन, देन दिस रजिस्टर्ड पर्सन विल बी कवर्ड अंडर RCM.
तो यहाँ पे भी देख लेते हैं. इफ़ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज डन फॉर कमर्शियल पर्पस, ऐसे इट इज़ टैक्सेबल एंड इज कवर अंडर FCM, मतलब दैट कंपनी विल पे टैक्स अंडर FCM. बट इफ इट इज़ डन फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेज, मतलब रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है, देन इट इज़ एग्जाम्प्ट. एग्जाम्पशन के चैप्टर में मैंने आपको बताया था. हाउएवर इफ दैट रेंटिंग इज डन फॉर टू अ रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, that would be taxable and that would be under RCM. Registered recipient होना चाहिए, then only it will be covered under RCM. सो इधर जैसे एक प्रोप्राइटर है वो रेंटिंग कर रहा है टू अ रेसिपिएंट फॉर बिजनेस यूज़, मतलब एक अपने किसी भी एम्प्लॉय की उसके लिए, इफ़ ही इज़ यूजिंग दैट रेंटिंग की टेकिंग द रेंटिंग की सर्विसेज, देन इट इज़ टैक्सेबल अंडर RCM. बट इफ़ दैट सप्लायर if that recipient is taking for personal use, then it is exempt. and वहाँ पे चाहे फिर रेजिडेंट रजिस्टर्ड रेसिपिएंट हो चाहे अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट हो, वो दोनों के लिए एग्जाम्प्ट है. ये बात मैंने एग्जाम्पशन में भी कवर की थी. ठीक है. उसके बाद आ जाती है हमारी लास्ट GTA की सर्विसेज और मोटर व्हीकल. फिर उसके बाद ये एक छोटा सा ये भी कर लेते हैं. सो ये जो है ना हमारी गवर्नमेंट सर्विसेज भी है यहाँ पर. लक्ष्मी ये रहा. ये ना अभी ये जो इन्होंने ये लिखा है ना एक्सक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ये हमारी अमेंडमेंट आई है इसी फाइनेंस एक्ट में. एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, तभी इसके ऊपर क्वेश्चंस भी काफ़ी बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो जान के मेंशन करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ वाली, तो वो RCM में कवर नहीं है. मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अलावा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन को कोई भी सर्विस प्रोवाइड करती है, तो दैट विल बी कवर्ड अंडर RCM. दैट मतलब दैट रजिस्टर्ड पर्सन विल पे टैक्स अंडर GST. यहाँ पर देख लो सारे गवर्नमेंट वाले प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एनी बिजनेस एंटिटी, इफ़ द टर्नओवर इज़ मोर देन थ्रेशोल्ड देन इट इज़ कवरिंग अंडर RCM. इफ़ इट इज़ नॉट मोर देन इट इज़ एग्जाम्प्ट. इफ़ इट इज़ ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन, इट इज़ कवर्ड अंडर RCM. ठीक है. तो ये हो गया हमारी. अब बस दो रहेगी, ये भी है गवर्नमेंट सर्विसेज टैक्सेबल. एंड इफ़ दैट सर्विसेज आर जनरली तो एग्जाम्पल होती है, बट टैक्सेबल होती है तो RCM में जनरली सारी आती है. बट FCM में कौन कौन सी आती हैं? 6A, 6B, 6C और 6D की सर्विसेज. ये ना सेक्शन है 6A, 6B, 6C, जिसमें ये 3-4 सर्विसेज हैं जो एक तरह से प्राइवेट प्लेयर्स और गवर्नमेंट दोनों देते हैं. तो इसको एग्जम्प्ट करने के लिए दैट वाज अपील हुई थी दैट कि ये नहीं कर सकते, बिकॉज फिर एक तरह से कंपटीशन ही नहीं रह जाएगा ना. सब फिर यही गवर्नमेंट की सर्विसेज ही लेंगे, नो वन विल गो फॉर प्राइवेट, और वो प्राइवेट प्लेयर्स ने ही अपील की थी. तो दैट्स वाई उन्होंने ये 3 सर्विसेज को हटा दिया है अंडर दी RCM. अदरवाइज़ पहले ये RCM में भी थी. ठीक है. तो कौन कौन सी? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स, इंडियन रेलवेज़ की सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, एयरक्राफ्ट एंड वेसल. ठीक है. तो ये सारी हो गई हमारी गवर्नमेंट सर्विसेज. रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पे आ जाते हैं. ये भी वही लिखा है, बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, और यही लिखा है कि ये अदर किसी और को होगा तो नहीं होगा. यही वाली जो मैंने इधर कवर करी ना, यही वाली गवर्नमेंट सर्विसेज. स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डन. देन GTA एक रह गया हमारा, और एक हमारी ये वाली रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स. लेट मी सी कहाँ पर है. एडवोकेट हो गया, ड्वेलिंग हो गया, आर्टिस्ट हो गया, ऑथर भी हो गया, पब्लिशर वाली. इनके ऊपर इनको ना ऑप्शन दिया हुआ है, वो FCM और RCM दोनों ले सकते हैं ऑन द डिक्लेरेशन. ठीक है. तो ये भी हो गया. RBI भी हो गया, DSA भी हो गया, ये भी हो गए, सिक्योरिटी भी हो गया. ये रहा. Services provided by way of renting of motor vehicles to carry passengers where cost of fuel is included in consideration charged from service passenger provided to a body corporate. मतलब एक कोई भी person is providing renting of their motor vehicle services to a body corporate, तो वो services are covered under RCM. और also उसके जो rates हैं that are given here, I'm not sure अगर ये change हो गए हों, क्योंकि बुक में ये चीज़ नहीं mentioned. एनी पर्सन, चलो हम बुक से कर लेते हैं, लेट मी उसको लीव इट. एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हु सप्लाइज द सर्विस टू अ बॉडी कॉर्पोरेट डज नॉट इशू एनी इनवॉइस चार्जिंग CGST at the rate of 6% to the service recipient, then that body corporate will located in that taxable territory will be covered under RCM. तो ये इतना ही याद रखना, लीव इट. यहाँ पर पहले था ये, क्योंकि बुक में मेंशन नहीं है तो आई वोंट बी कवरिंग दैट थिंग.
ओके, सो अब GTA पे आ जाते हैं। लास्ट अपना GTA की सर्विसेज है। GTA में इट इज़ गिवन कि 5 and 12% रूल इज़ देयर। GTA का मतलब मैंने आपको पहले समझा दिया था, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो कंसाइनमेंट नोट इशू करता है। हम एक बार यहाँ से पढ़ भी लेते हैं। सो 1 सेकेंड। So who is GTA? GTA is a person who provides service in relation to transport of goods by road and issues consignment note. This is only definition of GTA by whatever name called, and this consignment note is essential condition to be considered by a GTA. ठीक है, तो एक तो ये इंपॉर्टेंस बता दी। Who will pay GTA? That is the option of the taxability. GTA को ऑप्शन दिया जाता है। If GTA is opting for RCM, then tax to be paid by recipient of service under RCM, and GTA का जो टैक्स रेट होएगा वो 5% पे होएगा। द क्रेडिट ऑफ ITC ऑफ GTA इन सप्लाइंग हैज़ नॉट टू बी टेकन बाय GTA। 5% पे टैक्स पे करो, नो ITC, इसका ये रूल है। और इस पर 5 पे करो, 12 पे करो, GTA पे ITC इज़ अवेलेबल। कैसे? इफ़ वो FCM पे कर रहा है, मतलब वो खुद पेमेंट कर रहा है 5 और 12, if ITC is eligible if he is paying at 12%, ITC is not available if he is paying at 5%. So no need to pay tax liability under RCM in both the cases, and no need to pay liability under RCM in both the cases by recipient of service। मतलब recipient कुछ नहीं करेगा, only GTA will pay अगर वो FCM को opt कर रहा है। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा। डिफ़ॉल्ट ऑप्शन क्या होता है? इफ़ ही डज नॉट सबमिट एनी देन इट विल डीम दैट GTA हैज़ ऑप्टेड फॉर टैक्सेबिलिटी अंडर RCM ओनली। ठीक है, तो अगर वो खुद बोल के डिक्लेयर कर रहा है दैट ही हिमसेल्फ इज विलिंग टू पे दैट टैक्स अंडर FCM, दैन ओनली दैट FCM विल बी कंसिडर, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट ही इज़ कवर्ड अंडर RCM ओनली। मतलब दैट पर्सन हु इज़ रिसीविंग दैट GTA की सर्विसेज विल पे टैक्स अंडर RCM। ठीक है, तो ये थोड़ा रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है, मैंने आपको समझा दिया। डायरेक्टर के बाद वी हैव सर्विसेज ऑफ ऑथर एंड मोटर व्हीकल, एंड लैंडिंग हमारे में नहीं है, एंड यस दैट्स इट। सारी वही उन्होंने एक्सप्लेन किया है। सो इसके आप क्वेश्चन एक बार देख लेना, एंड बाकी इट्स डन। I hope I am clear with RCM, and if you are done with the concepts, if you understood the concepts, do like the video. Let me know in the comments if you are clear with it, and if you have any doubts, then also mention in the comment section. If anything else you want or any suggestions you have, then also you must mention in the comment section, and subscribe to the channel for more such videos and share it with your friends ताकि सबका भला हो। Thank you so much.